अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास है यहाँ एक ब्लड वेसल और ये है इंजर्ड, यानी इसे लगी है चोट या इस पर मौजूद है एक जख्म। तो पहले हम जायजा लेते हैं हीमोस्टेसिस का जल्दी से। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं या हमें इस बात को यकीनी बनाना होता है कि जब भी एक ब्लड वेसल होती है इंजर्ड, तो जो खून जो बह रहा होता है इस वेसल में, वो वैसे ही बहता रहता है और हमारी ये कोशिश होती है कि बहता हुआ खून जो है ये ब्लड वेसल से बाहर ना आए। जाहिर है इस जगह से जहां लगी है चोट और मौजूद है जख्म, और हम ऐसा करते हैं हीमोस्टेसिस से। आपको याद होगा हमारी पिछली हीमोस्टेसिस की वीडियो से कि ऐसा किया जाता है एक प्लेटलेट प्लग बनाकर, और ये होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर है और हमें इसे मजबूत बनाना है, और इसको मजबूत किया जाता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस से। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिन, इसको फाइब्रिन भी कहते हैं। हम इसे जोड़ते हैं और बनाते हैं फाइब्रिन मैश प्लेटिलेट प्लग के ऊपर, और इस मैश को कहा जाता है क्लॉट। अब सोचें कि क्या हो अगर ये हीमोस्टेसिस चलता रहे और कभी भी ना रुके, तो यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे क्लॉट्स पे क्लॉट्स पे क्लॉट्स। तो ये भी है एक बहुत बड़ा मसला। अब वो खून जो बहता था वो यहाँ इन क्लॉट्स के पीछे रुकना शुरू हो जाएगा और नहीं जा पाएगा वहाँ जहाँ इसे जाना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि हीमोस्टेसिस जो है वो एक अच्छी चीज़ है, कारआमद चीज़ है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगे तो ये भी है ख़तरनाक। तो हमारे जिस्म को इस बात को यकीनी बनाना होता है कि बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग ना हो जाए। तो मैं यहाँ से ये क्लॉट्स इस वक्त हटा दूँ, और जिस तरीके से हमारा जिस्म ये चीज़ करता है वो हैं दो चीज़ें, दो मराहिल या प्रोसेसेस जिनका नाम है एंटीकोआगुलेशन एंड थ्रोम्बोलिसिस। पहला है एंटीकोआगुलेशन, और इसमें क्लॉट्स को बनने से रोका जाता है, और थ्रोम्बोलिसिस जो है इसमें क्लॉट्स को तोड़ा जाता है इनके बनने के बाद। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये दो प्रोसेसेस जो हैं ये बहुत होते हैं हमारे जिस्म में, बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा जिस्म हमेशा चाहता है एक तवाज़ुन कायम रखना हर चीज़ में और इक्विलिब्रियम को सही रखना, और नॉर्मली कुछ भी होने के बाद हमारे जिस्म की कुदरती तौर पर यही कोशिश होती है कि वो नॉर्मल होने की तरफ वापस आए। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म का टेम्परेचर या दर्जा हरारत, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये है नॉर्मल रेंज, और हमें इस पर रहना पसंद है। कभी कभी हम इससे नीचे जा सकते हैं, तो ये होगा काफ़ी ठंडा माहौल, और जब माहौल ठंडा होगा तो हमारा जिस्म करेगा शिवर, यानी ये कपकपाएगा, और फिर मसल्स जो हैं वो पैदा करेंगे हीट, ताकि हमें मदद मिले अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर जाने में वापस। अब दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे हो हमें बुखार और हम हों बीमार, या मौसम बहुत गर्म हो। तो हमारा जिस्म गर्मी में ठंडक कायम रखने के लिए क्या करेगा? ये पैदा करेगा पसीना, ताकि हमारा दर्जा हरारत जो है वो हो जाए नॉर्मल। पसीना हमारे जिस्म को ठंडा करता है और निकालता है इससे गर्मी, और करता है हमें नॉर्मल। अब मैं ये सब यहाँ से हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जो हो रहा है हमारी ब्लड वेसल्स में। तो जैसे यहाँ सोचें कि जैसे यहाँ है अच्छा खून का बहाव, या कह लें कि अच्छा ब्लड फ्लो, और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा ब्लड फ्लो अच्छा है तो हमारे सारे टिश्यूज़ को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। इनको मिल रही है ऑक्सीजन और वो ग़िज़ाइयत जो हमारा खून लेकर घूमता है। लेकिन कभी-कभी हमारी ब्लड वेसल्स में हो सकती है इंजरी, या आ सकता है कोई ज़ख्म, और फिर जो खून है वो इसमें से बहना शुरू कर देता है और हो जाती है ब्लीडिंग, और फिर हमारा अच्छा खून का बहाव जो है वो होता है मुतासर, और फिर होता है हीमोस्टेसिस, ताकि हमें हमारा ब्लड फ्लो वापस वैसा ही मिले जैसा था। और इसकी वजह से होता है क्लॉट, जो कि रोकता है खून का बहाव, वेसल्स के बाहर रोकता है ब्लीडिंग को, और फिर हमें मिलना शुरू होता है वापस से अच्छा खून का बहाव। लेकिन अगर हीमोस्टेसिस ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा होगी क्लॉटिंग, ऐसे में जैसा हमने देखा था।
ये रोक देगी खून के बहाव को वेसल्स के अंदर भी। अब इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं एंटीकोagulation एंड थ्रोम्बोलिसिस से। इनकी मदद से हम मौजूदा क्लॉट्स को तोड़ेंगे और क्लॉट्स बनने से रोकेंगे और फिर हमारा खून का बहाव फिर से अच्छा हो जाएगा वेसल के अंदर। तो ये है वो तवाज़ुन हीमोस्टेसिस, एंटीकोagulation और थ्रोम्बोलिसिस के दरमियान। अब ये सब कैसे होता है इसको एक तसलसल में देखते हैं। पहले देखते हैं एंटीकोagulation को। इसमें हम रोकते हैं मजीद क्लॉट्स को बनने से, तो इसके लिए हमें रोकना होगा हीमोस्टेसिस को, और हीमोस्टेसिस में हम रोकेंगे या प्रिवेंट करेंगे प्लेटलेट प्लग को या फिर फिब्रिन मैश के बनने को। तो पहले प्लेटलेट प्लग, हम किस तरह प्राइमरी हीमोस्टेसिस को रोकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास हैं प्लेटलेट्स जो कि घूम रही हैं हमारे खून में। हम यहाँ चाहते हैं कि और मजीद क्लॉट्स ना बने। यहाँ कोई जख्मी एंडोथेलियल सेल नहीं है, तो हमें ज़रूरत नहीं है अब हीमोस्टेसिस की, और हम नहीं चाहते कि प्लेटलेट्स वहाँ पहुँचें। तो हमारे सही वाले एंडोथेलियल सेल्स या हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स निकालेंगे दो मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों एक ही चीज़ करते हैं। पहली चीज़ ये कि ये प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल सेल्स के पास जाने से रोकेंगे और इनसे चिपकने से भी। तो ये करेंगे इन्हें ब्लॉक। दूसरी चीज़ जो ये करते हैं, ये काम करेंगे ब्लड वेसल के स्मूथ मसल सेल्स पर और करेंगे वेजोडायलेशन, और ये ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं ये खुली रहें और खून का बहाव जारी रहे। इन दोनों का नाम है प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आया सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और किस तरह इसको रोका जाता है। इसमें हम बनाते हैं फिब्रिन मैश ताकि ये मजबूत हो, और यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ज़ख्म नहीं है और हमें यहाँ क्लॉट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह हम ये फिब्रिन मैश बनाते हैं, हम शुरू करते हैं कोआगुलेशन कैस्केड, और यहाँ है क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन्स का पूरा एक खानदान। इसे किया जाता है एक्टिवेट, और इसके आखिर में हमें मिलता है थ्रोम्बिन। ये फिब्रिन जुड़ेगा प्लेटलेट प्लग के ऊपर और फिर बनेगा फिब्रिन मैश, और ये होगा इस तरह मजबूत। तो जिस तरह हमारा जिस्म हमारी ब्लड वेसल्स सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को रोकती हैं, इसके लिए हैं दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, ताकि एंडोथेलियल सेल्स वही सेल्स जो बनाते हैं लाइनिंग ब्लड वेसल्स की, और ये वही सेल्स हैं जो बना रहे हैं प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी हमने बात की। तो ये बनाते हैं दो मॉलिक्यूल्स। पहला हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल यानी हेपेरिन जैसा, ये मौजूद होता है एंडोथेलियल सेल्स की सतह पर, जो कि बातचीत करते हैं खून से, यानी इससे इंटरैक्ट करते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो करता है वो ये कि ये इंटरैक्ट करता है एक और प्रोटीन से जो कि हमारे खून में घूम रहा होता है। इसे कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। जैसा कि आप देख सकते हैं हीमोस्टेसिस में हमारे पास है थ्रोम्बिन और हमें बनाना है क्लॉट, और अब एंटीकोagulation में हमारे पास है एंटी थ्रोम्बिन 3 और हमें रोकना है क्लॉट बनने से। तो होगा क्या कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो इंटरैक्ट करेगा इस हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल से, और जब ऐसा होगा तो ये इनएक्टिव कर देगा थ्रोम्बिन को। इस तरह थ्रोम्बिन नहीं बना पाएगा फिब्रिन, और फिर कोआगुलेशन फैक्टर जो है वो हो जाएगा इनएक्टिव, कोआगुलेशन फैक्टर 10। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है थ्रोम्बोमॉड्यूलिन। तो हमने कहा थ्रोम्बिन जो है वो लेता है फिब्रिन फिब्रिनोजिन से, लेकिन थ्रोम्बोमॉड्यूलिन जो करेगा वो ये कि अगर थ्रोम्बिन है मौजूद और हम चाहते हैं कि क्लॉटिंग ना हो ज़्यादा, तो ये जो करेगा वो ये कि ये लेगा थ्रोम्बिन और ये तब्दील करेगा इस चीज़ को जो कि थ्रोम्बिन करता है, जो कि है क्लॉटिंग। तो ये तब्दील हो गया, मतलब अब क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये काम कर रहा है एंटी कोआगुलेशन में। अब इनके अलावा हमारे पास है प्रोटीन सी जो कि एक्टिवेट होंगे प्रोटीन एस की मदद से, और ये इंटरैक्ट करेंगे थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोमॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स से, और ये तीन चीज़ें ये मदद देती हैं एंटी कोआगुलेशन में। ये दो कोआगुलेशन फैक्टर्स को सुलाकर या इनएक्टिव करते हैं कोआगुलेशन फैक्टर 5 एंड 8। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं थ्रोम्बोलिसिस को। इसमें हम क्लॉट को तोड़ रहे होते हैं और ऐसा हम करते हैं एक प्रोटीन की मदद से जिसे कहते हैं प्लाज्मिन।
अब सोचें जैसे यहाँ एक शार्क घूम रही है जो कि इंतज़ार में है कि जैसे ही ये क्लॉट्स टूटेंगे मैं इन्हें खा लूँगी। ये मैं यहाँ इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये है प्लाज़्मिन। ये प्लाज़्मिन जो है ये तोड़ेगा फिब्रिन और फिब्रिनोजेन को। और प्लाज़्मिन जो है ये हर वक़्त हमारे खून में नहीं घूम रहा होता, वरना हम कभी भी बिल्कुल भी क्लॉट्स नहीं बना पाते या क्लॉटिंग नहीं कर पाते। तो हम हमेशा इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये तब ही आएँ जब इनकी ज़रूरत हो। प्लाज़्मिनोजेन से आता है प्लाज़्मिन, बिल्कुल फिब्रिनोजेन की तरह। ये भी है एक प्रोटीन और ये भी नतीजा होते हैं हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स का ही, और यही इसे खारिज करते हैं। ये खारिज करते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो है ये लेगा इस प्रोटीन को और बनाएगा प्लाज्मिन। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको काफी हद तक ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही।